जो बीजेपी में गया, हाँ, वो धुल गया, वो बिल्कुल उसने गंगा स्नान कर लिया, और जो आपके साथ नहीं उसको आप हरेस कर रहे हैं। ये जमहूरियत मुल्क में है, उसको ख़त्म करने का पूरा इंतज़ाम ये पार्टी कर रही है। आमराना निज़ाम चाहती है, ये चाहती है डिक्टेटरशिप से हम मुल्क को चलाएं, और वो अपना जो उनका अपना मनुस्मृति का जो कानून है वो नाफिज करना चाहते हैं। इस मुल्क में असल में जो एक अफ्यून खिला दी है उसने हिंदू राष्ट्र की, और वही लोगों के जहन में है, और उसी के तहत ये हिंदू मुस्लिम सिर्फ करना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में जैसा कि आप देखते रहे हैं, हम जो कुछ देश में घटनाएं हो रही हैं, वाक़यात हो रहे हैं, उस पर कुछ जानकार लोगों से बात करते हैं और कुछ गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो कुछ आप तक आम तौर पर पहुंचता है गोदी मीडिया के ज़रिए, सच तो यह है कि कुछ पहुंचता नहीं है, सिर्फ नॉन इश्यूज़ पर बहस होती रहती है और लोगों को बिजी रखने का इंतज़ाम होता है। कहीं कोई सवाल करने वाली पत्रकारिता नज़र नहीं आ रही। इस हालत में ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि चीज़ों को ज़रा नज़दीक से समझा जाए। जो कुछ हमें आपको बताया जा रहा है उससे आगे तक समझने की हम इस प्रोग्राम में कोशिश करते हैं। एक बड़ी खबर चल रही है इस वक्त महाराष्ट्र से। शिवसेना के लीडर संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। 10-11 लाख रुपए की कोई रकम बताई जा रही है कि इतना पैसा उनके पास कैश मिला है। ये पॉलिटिकल लोगों के पास, इवन आम लोगों के पास भी, छोटे मोटे कारोबारी के पास भी इतना पैसा आम तौर पे होता है जो आता रहता है, जाता रहता है। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन आम तौर पर ईडी के स्टैंडर्ड से 10-12 लाख रुपए बहुत छोटी रकम होती है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे ने भी एक बात कह दी कि साहब ये सुबह 8 बजे बोलने वाला भोंपू जो है वो खामोश हो गया है। संजय राउत के बारे में कहा है। ये कल तक साथ में सरकार में बैठे हुए लोग थे, जो बीजेपी की सपोर्ट से जो सरकार बनी है उससे पहले तक एक ही सरकार का हिस्सा थे। ये बात सामने आई, और अभी हाल ही में आपने देखा कि सोनिया गांधी को ईडी ने बुलाया, ना सिर्फ एक बार बल्कि एक बार से ज़्यादा, और पूरे देश में जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट हुए, लेकिन उस सब के साथ बिल्कुल ऐसा लगने लगा कि ये एक और नॉर्मल बनता जा रहा है कि बड़े से बड़े लीडर को टारगेट करो, बुलाओ, 4-6 घंटे बिठाओ, चाहे 2-4 सवाल ही पूछो, लेकिन बाहर हंगामा पूरा होना चाहिए। अंदर से तो ये खबरें आई कि सब हमें कुछ और नहीं पूछना, अब आप जा सकती हैं, कोई बात नहीं, आप बैठें, इस तरह की बातें। तो ये क्या वाकईन डेमोक्रेसी बाकी बची है? क्या कुछ है जिन हालात में हम और आप जीने के लिए बहरहाल मजबूर ही कह सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी की जो आदत पड़ी हो चुकी रहती है खुल करके डिस्कस करने की, वो कहीं ना कहीं दबती जा रही है। आज हमारे ख़ास मेहमान हैं ZK फैज़ान साहब, जो प्रेसिडेंट हैं पीपल्स अवेयरनेस फोरम के। आप पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर समाज में काम करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रहा है। आपसे जो हम बात करेंगे वो इन सारे इश्यूज़ पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश किस तरफ जा रहा है। ZK फैज़ान साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये जो एक ईडी का इस तरह से इस्तेमाल बहुत ही एग्रेसिवली, बहुत ज़्यादा, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर भी ईडी को भेज दिया जाता है। ये जो नई ट्रेंड एक तरह से बन के एक नया नॉर्मल जिसे कहते हैं बन रहा है, उसे आप कैसे देखते हैं? काजी साहब, ऐसा है कि जो भी सरकारी एजेंसीज हैं रही हैं, उनका इस्तेमाल जो भी सरकारी पार्टियां रही हैं, जो भी सरकार में पार्टी रही है, वो उसका अपनी तरह से कहीं न कहीं उसका इस्तेमाल करती रही है। लेकिन फ़र्क जो आया है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, कि इंतहाई बेशर्मी और बेहयाई के साथ इन एजेंसीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। और पार्टियां जो करती थी अपने फेवर में, कभी किया कभी नहीं किया, और वो बहुत ही खामोशी से और धीरे से और सफाई पेश करती थी कि हम, लेकिन ये जो
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इंतहाई बेशर्मी के साथ उसका इस्तेमाल कर रही है और धड़ल्ले से कर रही है और उसको जस्टिफाई भी कर रही है। मसला यह है कि मुल्क में जमहूरियत को ख़त्म करने की जो साजिश चल रही है, बल्कि मैं कहता हूँ कि साजिश तो गलत होगा कहना, बल्कि कोशिश जो हो रही है उसी का एक हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी को डिक्टेटरशिप और आमरीयत पसंद है, वो उस तरह की आमराना सरकार चाहती है, वो डेमोक्रेसी में रह करके काम नहीं करना चाहती है। उसी का की वजह है कि वो उसी के सिलसिले की एक कड़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी सारी एजेंसीज को, आपने ईडी की बात कही, ईडी हो चाहे आईटी हो चाहे सीबीआई हो, सबका इस्तेमाल, लेकिन ईडी का आजकल इस्तेमाल क्योंकि थोड़ा आसान भी है कि जिसको जहाँ फाइनेंशियल उसमें दाव पेच में उन्होंने पकड़ लिया जा करके, और उसी का इस्तेमाल करके या एनआईए वगैरह बैठा देते हैं, उसके तहत वो मामला चलता है। जैसे वो जब जोधपुर का वाक़या हुआ और उसके लगा हुआ वो क्या कहते हैं दूसरा वाक़या वहाँ हुआ था कौन सी जगह पे, तो उसको दोनों को जोड़ करके मैंने जब वो इनसे क्या कहते हैं अमित शाह से एनआईए की मुलाकात के जो चीफ था उसने मुलाकात की, तो मैंने कहा बस मेरा ने इंटरव्यू दिया था, तो मैंने उसमें बात कही कि भाई ये जो है अब मामला बिगड़ने वाला है और देखिए क्या होता है। नतीजा क्या हुआ, वो जोधपुर के जो थे वो तो 2 लोग थे, पता चला कि निकलते निकलते वहाँ से जो मुल्ज़िमान थे, अब उसी का सिलसिला चलता रहा तो कितने लोग उसके अंदर लपेटे में आ गए। खैर, तो वो जितनी सारी एजेंसियां हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है। ईडी की बात आपने फिजिकली चूंकि की, तो अब वो उस बहाने ये सरकारें गिराने का काम कर रहे हैं। अभी इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार को, ये जो अभी शिंदे की बात आपने कही थी कि, तो शिंदे का क्या था, शिंदे को खुद नोटिस इशू किया गया था। शिंदे के साथ जो 20 एमएलएज हैं उनको उन्होंने नोटिस जारी किया था। एमपीज थे जो शिंदे के साथ गए उनको नोटिस जारी किया था, उनको नोटिस जारी किया, वो चले गए और वो गंगा में उनका स्नान हो गया, वो उनके पाप धुल गए। और दूसरी तरफ जो है अब संजय राउत बोल रहे थे, तो संजय राउत को लपेटे में लेना था, उन्होंने लपेटे में उनको ले लिया। आप सही कह रहे थे, 1000 करोड़ रुपए का कोई स्कैंडल है। अब जो कुछ भी है सही है गलत है वो तो पेपर की बात है, लेकिन उसमें इनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो कोई 80-85 लाख का, और उसमें भी अब क्या पेपर बोलता है वो तो पेपर के आदमी देख कर के बता सकता है कि उसमें 50,000 लाख इनकी बीवी ने जमा कर दिया, कुछ और भी जमा हो गया। तो जैसा भी आपने फरमाया कि 11 लाख रुपए का मामला है, कोई बड़ी रकम नहीं, लेकिन ऐसा उसको पेश कर रहे हैं जैसे कि बस महाराष्ट्र की सरकार में साले घपले होते रहे। इन्होंने वहाँ पर अनिल पर्व को, जो मिनिस्टर था, तो उसको अरेस्ट किया, और आपने देखा कि जो नवाब मलिक थे, नवाब मलिक को गिरफ्तार करने के लिए पूरी उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्स उनके घर पे सुबह को लगा दिया और तमाम फोर्सेस लगा दिए, उनको ले गए, किस तरीके से जलील किया और किस तरीके से अरेस्ट किया। उसके फिर अनिल देशमुख वहाँ पर जो होम मिनिस्टर थे, अनिल देशमुख को उन्होंने अरेस्ट किया, और अनिल देशमुख, अब ये सब लोग अभी आज कल अंदर पड़े हुए हैं। तो ये सरकारों को अब आजकल ये ईडी का इस्तेमाल जो है, जैसा अभी आपने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अब इनको बार बार, एक बार बुलाते हैं, 2 बार बुलाते हैं, 3 बार बुलाते हैं। राहुल गांधी को कितनी बार बुलाया। अच्छा, ये करते कुछ नहीं है, अंदर बुला करके एक सवाल करेंगे, बैठ जाएंगे और चले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बैठा करके फिर आएंगे लौट कर, फिर 2 सवाल करेंगे। तो जलील करने का मकसद है, हैरेस करने का मकसद है। वो ये समझते हैं कि लोग देखें कि हम राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को कटघरे में ला के खड़ा कर सकते हैं और महाराष्ट्र की देखिए सरकार गिरा सकते हैं, वहाँ के मिनिस्टर्स को अंदर कर सकते हैं। अभी एक बंगाल के मिनिस्टर को भी उन्होंने अंदर किया। अब बंगाल के मिनिस्टर का, अच्छा उससे पहले ये मैं बता दूं आपसे कि जो झारखंड है, झारखंड में जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, तो अब पता चला कि साहब उसके भी सेक्रेटरी वगैरह को पिछले दिनों मैंने देखा था कि उसको भी ईडी का नोटिस गया है। तो नोटिस गया होगा, कुछ सवाल जवाब हुआ होगा, उसके बाद भी खबर नहीं आई, लेकिन वो पाइपलाइन में है। अब वो झारखंड की सरकार को गिराने पर तुले हुए हैं। एक तो झारखंड में ये हो रहा है, ईडी लगा दिया है, दूसरे झारखंड में स्कूलों को लेकर के इन्होंने, क्योंकि काम कोई नहीं है, काम ईडी को लगाना है, मिसयूज करना है सरकारी एजेंसीज का, और हिंदू मुस्लिम करना है और करवाना है इसके टेलीविजन के जरिए, और तो कोई चीज़ इनके पास है नहीं। वही उनके पास एक हरबा है जिसका इस्तेमाल करके वो पावर में बने रहना चाहते हैं और दोबारा पावर में आना चाहते हैं। तो ये मामला है। तो वहाँ पर भी ईडी का चक्कर, उसके बाद मदरसे का चक्कर की मदरसों में ये हो रहा है, और जुमा को छुट्टी हो रही है, और उसके कहीं पहुँच गए वहाँ पर कोई एक स्कूल में, आपने देखा होगा काजी साहब कि वहाँ पहुँच गए कोई साहब, और उन्होंने वहाँ जो लड़के थे वो कोई वहाँ जो प्रेयर सुबह को होती है, और प्रेयर में वो हाथ
जोड़ करके परेड नहीं कर रहे थे, तो उस पर उनको बड़ा तैश आया। उन्होंने कहा साहब हाथ क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, ये तो बड़ा तमाशा हो रहा है, फला हो रहा है। और फिर मीडिया में वो तमाम चीज़ें आ गई कि तालिबानाइजेशन नहीं होने पाएगा और ये नहीं होने पाएगा। अजीब अजीब काज़मी साहब बात हटके हो जाएगी, अभी मैं ईडी पे आ रहा हूँ, लेकिन अजीब तमाशा है कि मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनने देंगे, शरीयत कानून नहीं चलने देंगे, ये तमाम चीज़ें ऐसी ऐसी बात करते हैं मीडिया के ऊपर। बल्कि एक दिन मैं देख रहा था कि उन्होंने पीएफआई का हवाला दिया कि पीएफआई ने कहा कि अगर 10% मुसलमान हमारे साथ आ जाएंगे तो हिंदुओं को हम कदमों पे ला के गिरा देंगे। अब इस तरह के अल्फाज जब आप इस्तेमाल करेंगे तो मैं तो अपने आप को रखता हूँ कि अगर मैं हिंदू होता तो मैं टीवी देख रहा होता तो क्या सोचता। एक भड़काऊ चीजें है ना, तो मैं जो सोचता हूँ कि अगर मैं हिंदू होता तो क्या सोचता, तो मैं समझता हूँ कि जो हिंदू इसको सुन रहा होगा वो क्या सोचेगा। तो इतनी बुराई पैदा हो रही है, पैदा की जा रही है कि आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। तो अभी बंगाल में भी उन्होंने पकड़ा। अब देखिए बंगाल में बहुत बड़ी रकम इन्होंने पकड़ी, 40 करोड़ रुपया, पहले 20 और फिर 21, 41, 2 करोड़ रुपया और भी लाए, तो 40-45 करोड़ रुपया, 42-44 जो भी है, 45 के आसपास फिगर इनकी है, इन्होंने पकड़ा। अब इतनी बड़ी रकम जो है उसके बारे में ये कहा जाना कि भाई इतनी रकम, बड़ी रकम आई कहाँ से। तो मैं खुद बताऊं आपको, मैं तो वकील हूं, मैं केसेस भी देखता रहता हूं, मेरी समझ में नहीं आती कि इतनी आसानी से उन्होंने इतनी बड़ी रकम जाकर के हासिल कर ली और बिल्कुल उसको यूं ही रखे हुए थे वो। तो एक तो सवाल पैदा होता है। दूसरे ये जो सवाल लोग आमतौर पर करते हैं कि इतनी बड़ी रकम वहाँ से पकड़ी गई और बहुत ज़्यादा रकम है, फला ढेकाना, माफ़ कीजिएगा मैं आपके चैनल में पिल्ले कह रहा हूँ, पॉसिबिलिटी हम रखते हैं ना कि भाई ऐसा हो सकता है। ऐसा क्या नहीं हो सकता कि 40 करोड़ रुपया पार्टी ने खुद रखवा दिए हो। जिस पार्टी का दफ्तर दिल्ली में 4000 करोड़ रुपए का बन सकता है, सेंट्रल ऑफिस, आज से कई साल पहले, अब तो 4000 की जगह पर अब आज बनवाए तो 5000 करोड़ रुपया लग जाएगा। दिल्ली के इतना शानदार ऑफिस, लखनऊ में मैं जानता हूँ, जाता हूँ तो उतना शानदार ऑफिस बीजेपी के बना हुआ है। पूरे मुल्क में, हर स्टेट में, जिलों में कहाँ से इतना पैसा आया। तो उस पार्टी के लिए 40 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया दे करके किसी को फंसाना और दिखाना कि भाई इतना लंबी रकम बरामद हुई है, ये कोई वैध नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ। मिनिस्टर्स को अगर आप देखें कि तह में जाएंगे तो जो हमारे मुल्क का पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पॉलिटिकल सिस्टम में जो भी पॉलिटिशियन है उनको सरमाए की जरूरत पड़ती है, इसलिए कि जनता बिना सरमाए के वोट नहीं देती। वोट नहीं देगी तो आप पावर में नहीं आएंगे। पावर में आने के लिए आपको वोट चाहिए, वोट के लिए सरमाया चाहिए। तो इसलिए हर जगह पर बेईमानी, रिश्वतखोरी है, इससे एक्सेप्शंस हर जगह है, लेकिन कोई पार्टी हो, किसी पार्टी की सरकार हो, ये सब होता रहता है। लेकिन यहाँ तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि बेहयाई और बेशर्मी से सारा काम हो रहा है, तो बेशर्मी से एक काम भी हो सकता है। 40 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ रुपया मैं कहता हूँ अगर फंसाना हो और एक जमी जमाई सरकार को क्या कहते हैं अनस्टेबल करने के लिए, उसकी चूड़ें हिलाने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए और उसके बहाने आने वाले इलेक्शन में अपना उल्लू सीधा करने के लिए अगर 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, 100 करोड़ रुपया उनको खर्च करना पड़ जाए, बैकडोर से तो खर्च कर सकते हैं। हो सकता है कि रखवा के निकलवा दिया हो। ईडी को क्या है, ईडी क्या है, उसका अमला क्या है? ईडी कोई बाहर की इंडिपेंडेंट एजेंसी है। ईडी जो है वो क्या कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में बनी हुई एक बॉडी है। सीबीआई क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसकी है? तो ये जो चीजें हैं, ये एजेंसीज, सीबीआई के लिए तो पहले ही कहा था कि वो पपेट है, एक तोता है पिंजरे का, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। तो ये सीबीआई हो, आईटी हो, आजकल ईडी का, जो कि ईडी के ताल्लुक से किसी को पकड़ना बड़ा आसान है और उसके बहाने वहां पर घुसपैठ कर लेना बहुत आसान है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो मुझे तो उसमें भी लगता है कि ऐसा उसमें बहुत ज्यादा सबूत की जरूरत नहीं होती। हाँ। एक बार वो मुकदमा चला दिया जी, और फिर 10 साल बाद क्या होगा नहीं। आपने बड़ी बुनियादी बात कही। हाँ। अभी क्या हुआ कि इसमें जब बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए इसको सख्त बनाने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने चैलेंज किया कि शायद ये प्रोविजंस गलत है, तो बहुत सारे वहां पर पिटीशन डाले गए और वो सैकड़ों की तादाद, मतलब मेरे ख्याल में 200 से ज्यादा पिटीशंस हैं उसके अंदर। तो उस पे पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना जब फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ईडी को जो पावर्स दिए गए हैं वो अपनी जगह पर सही है और ईडी को पूरा अख्तियार है बंद करने का, संबंध करने का, उनको पूछगछ करने का, मतलब जो कुछ भी है फुल
उनको जो पावर्स दिए गए हैं वो बिल्कुल अपनी जगह पर सही हैं। लिहाजा और ये तो और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसको लोगों ने चैलेंज किया था कि भाई जो एक कॉमन क्या कहते हैं फौजदारी कानून के तहत एक चीज है कि अगर कोई मुलजिम है तो वो इनोसेंट माना जाएगा। ये प्रूफ करना कि वो मुजरिम है सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें ये चीज थी कि ये इस पे लोग आर्गू करते थे कि भाई उसको पकड़ करके आप मुजरिम करार दे देते हैं, ये तो मुलजिम है और ओनस जो है वो सरकार पे लाई करता है, ईडी पे लाई करता है। मगर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, ईडी पे लाई नहीं करता। अगर ईडी ने आपको अरेस्ट किया है तो जो बहुत सारे कानून के अंदर इस तरह से जो हिंदुस्तान में सख्त बने हैं जिसमें कहा गया कि ओनस जो है आपने आपको इनोसेंट प्रूफ करने का वो जो है लाई करता है उसके ऊपर सरकार के ऊपर, और जो अरेस्ट हुआ है उसके ऊपर लाई नहीं करता। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, अगर आपको ईडी ने अरेस्ट किया है तो आप साबित करो कि हम बेगुनाह हो। बिल्कुल जैसे यूएपीए में भी है। सुप्रीम कोर्ट यूपीए में यूएपीए में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा है कि अगर ऐसा है तो इसके लिए अलग से कानून बनाना पड़ेगा। तो बहरहाल मैं अब जुडिशरी का एक टॉपिक अलग से है, उस पर बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊं, मुझे मालूम है कि एक आरटीआई डाली गई ईडी के अंदर जी, और ये सवाल किया गया कि साहब आप ये बताइए कि आपके जो केसेस आपके पास हैं उनमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू का कितना है और लोएस्ट का कितना है जी। उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया जी। और चूंकि उल्टे फंस रहे थे ना, वो 10-10, 20-20 हजार वालों को भी ईडी फंसा देती है जी, जो सैकड़ों करोड़ का करना चाहिए। और फिर उसका जो अपीलेट अथॉरिटी है उसने भी नहीं दिया और आगे जाकर आखिर तक जो है उसको एप्लीकेंट को ही घर बैठना पड़ा, नहीं तो वो फिर हाई कोर्ट जाता, फिर कहाँ जाता। तो अपने घर के अंदर में जो खराबियां हैं जी उसको नहीं बताना जी, ये एक मतलब आरटीआई का भी अब वो ऑनर नहीं किया जा रहा सरकार के जरिए। अच्छा, जो बीजेपी में गया वो धुल गया, वो बिल्कुल उसने गंगा स्नान कर लिया, और जो आपके साथ नहीं उसको आप हैरेस कर रहे हैं। ये जमहूरियत मुल्क में है, उसको ख़त्म करने का पूरा इंतज़ाम ये पार्टी कर रही है। आमराना निज़ाम चाहती है, ये चाहती है कि डिक्टेटरशिप से हम मुल्क को चलाएं और वो अपना जो उनका अपना मनुस्मृति का जो कानून है वो नाफिज करना चाहते हैं। इस मुल्क में असल में जो एक अफ्यून खिला दी है उसने हिंदू राष्ट्र की, और वही लोगों के जहन में है, और उसी के तहत ये हिंदू मुस्लिम सिर्फ करना चाहते हैं। एक तो जमहूरियत के नाम पर वो हैरेसमेंट, जमहूरियत को ख़त्म करने के लिए और इसको जनता की लीडरों की आवाज़ को दबाने के लिए वो इस तरह का काम कर रहे हैं। अब आप देखिए, मेरा भी अभी आपने एक बात कही थी शुरू में जब आप कायम साहब कह रहे थे कि बहुत सारे नॉन इश्यूज़ को, मेरा मानना यह है कि अपोजिशन पार्टियों को मुत्तहिद होकर के इन इश्यूज़ को बहुत मजबूती से उठाना चाहिए। अफसोस यह है कि बिखराव है उसके अंदर। अब नॉन इश्यूज़ जो हैं वो मैं आपको बताऊं, अभी इसे इन्होंने उसके ऊपर पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग बन रही थी वो उसमें वो शेर का जो एम्बलम है उसको जो है उसका इफ्तिताह किया तो उसमें अब वो हंगामा किस पे हुआ, बहस किस पे शुरू हुई कि साहब वो शेर का पंजा जो है यूं बना दिया, बड़ा एग्रेसिव है, उसका जो है दांत और मुंह थोड़ा एग्रेसिव है, उससे मैच नहीं खाता। मेरा कहना दूसरा है, मेरा कहना ये है कि उसको न कोई देख रहा है, न कोई पहचान रहा है। हम खुद ही अखबार में देख रहे थे, हमें नहीं पता, जब उन्होंने बहुत कहा तो मैंने फौरन जो है वो सब लेकर के मैग्नीफाइंग ग्लास बात देखने की कोशिश की, तब भी मेरी समझ में कुछ नहीं आया। तो आम आदमी को क्या समझ में आएगा, और आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है। उसका नंबर अगर काटना है, देखिए जो आपने कहा बिला वजह की बहस, उसका नंबर अगर काटना है तो जो मुजस्समा साज है, जो स्कल्प्टर है, उसका नंबर आप काटिए, उसने मुजस्समा ठीक नहीं बनाया है। और सरकार पे खाली ये कहते हैं कि भाई कम से कम मुजस्समा तो ठीक बनवा लिया होता। ये जो उसका अशोक की लाट वो है उसको आप ठीक से बनवाते। ये आपने क्या किया, बात खत्म एक जुमले में हो गई। मगर सुनिए, बहस किस पे होनी चाहिए थी, वो किसी ने नहीं किया। वो बहस इस पे होनी चाहिए थी कि आपने उसका उद्घाटन जो है वह हिंदू धार्मिक उससे किया। ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, ये हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उस संविधान से चल रहा है। तो उस संविधान के तहत क्या ये सही है, इस पे बहस होनी चाहिए थी।
अरे ना सिर्फ वो एक नहीं, अगर आपको पॉइंट आउट करना था तो आप कहते कि मोदी जी आप यहां भी इनॉग्रेशन करने के लिए पहुंच गए, कल को कोई हाल बनेगा फिर भी पहुंचेंगे, पार्लियामेंट की बिल्डिंग पहुंचेगी फिर भी पहुंचेंगे, आप पार्लियामेंट की बिल्डिंग में कितनी मरतबा उद्घाटन करने पहुंचेंगे, आप वज़ीर आज़म है, इस ओहदे को आप जो है वो कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। एक बात और बताऊं आपको, अभी देखिए परसों से ये सब उठा हुआ है ना, उसको मैं नॉन इशू कहूंगा। कोश्यारी ने एक बात कही, जो वहां के गवर्नर है, तो कोश्यारी कैसे हैं, क्या है, रात को उठ करके और जगा करके उससे दस्तखत ले लिए जाते हैं। चलिए वो तो आपको पता है कि रबर स्टैम्प का ये ओहदा है, और बहुत से लोग रबर स्टैम्प में भी रबर स्टैम्प जरा और ज्यादा हो जाते हैं। तो लेकिन जो बात उसने कही कोश्यारी ने बात ही बात में, वो एक बात है बोलने की, और मैं समझता हूं कि मैं तो कहता हूं कि उसने सही बात कही। उसने कहा कि गुजरात और राजस्थान, इन लोगों को अगर हम वहां से अलग कर दें महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र से ये चले जाएं, तो महाराष्ट्र में बचेगा क्या? यूपी बिहार ये सब जो लोग हैं, ये तो वहां जाते हैं तो वहां कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन गुजरात के और राजस्थान के लोग तो वहां सरमाया लगाया है ना। उस कॉन्टेक्स्ट में उसने बात कही कि अगर ये चले जाए तो महाराष्ट्र तो खोखला हो जाएगा। और मैं समझता हूं, मैं कोश्यारी की बात में दम है, लेकिन अब उसको लेकर के उड़ गए, अब उससे बहस चल रही है, उस पर बहस चल रही है, उसके शेर के वो अशोक के एम्बलम पे बहस चल रही है। मेरे हिसाब से सब नॉन इश्यूज है। इश्यूज जो उठाने चाहिए वो मुश्तरका तौर पर इनको उठाना चाहिए। अभी आज जो है देखिए खबर है, कल ही शायद वो टीवी पर भी इंटरव्यू दिया है, और रायपुर में रघुराम राजन ने, तो मैं उसी पे आने वाला था। जी जी, देखिए रघुराम राजन जो है, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। देखिए उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वो गवर्नर जी, जिन्हें मोदी जी ने अपनी पसंद से बनाया था जी, वो अब क्या कुछ कह रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, आप बताइए। नहीं वो इम्पोर्टेंट, उन्होंने तो बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत के लिए मुल्क में हम आहंगी जरूरत है, यानी भाईचारे का माहौल जरूरी है, यानी कत्तो गालिब का माहौल खत्म हो, यानी लोग मिलजुल करके रहें, ये जरूरी है। लेकिन उससे हट करके, और उन्होंने कहा, ये भी बात कही है, मैं अखबार में देख रहा था कि मुल्क को में अकलियतों को इतनी बड़ी अकलियत है, उनको दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का काम हो रहा है, उनका जो भी जुमला है ये मुनासिब नहीं है, इससे मुल्क की मईशत पर मनफी असर पड़ेगा। उन्होंने बहुत सख्त बात कही। अगर देखा जाए तो जैसे आपने कहा, मोदी गवर्नर है रिजर्व बैंक का साबिक, उसने ये बात कही। अच्छा, फर्क कैसे पड़ता है? अभी आपके सामने एक मामला है वहाँ लखनऊ के लुलु माल का। अब लुलु माल में अगर वो कुछ लोगों ने जाके वहाँ नमाज पढ़ ली, कोई जगह खाली थी, तो एक तरीका ये था कि भाई आप उनसे कहते हैं कि साहब देखिए नमाज वगैरह पढ़ेंगे तो आपके बिजनेस पर असर पड़ेगा, आप इसको क्यों यहाँ पर अलाउ कर रहे हैं, ये बात मुनासिब नहीं है। तो ये तो बिजनेस क्लास के लोग हैं, ये तो अपने आप ही उसको खत्म कर देते, मगर उसको एक इतना बड़ा इशू बनाया गया। अच्छा, बड़ा इशू बनाया गया तो और बातें तो छोड़ दीजिए, लेकिन वो जो एक इंटरनेशनल पैमाने पर खबर आई ना, तो कि 2000 करोड़ रुपए लगा करके माल खोलने वाला, और अभी तो उसमें और ही समझ लीजिए 2,500-3 हज़ार करोड़ रुपया वो लगाने वाले लगा करके वो माल 2000 से ऊपर बना है, और 2,500-3 हज़ार करोड़ रुपया लग करके वो माल पूरी तरह से फंक्शनल होगा। उसमें तरह तरह के इल्जाम, बिला वजह से हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ये करेंगे, नतीजा क्या होगा? इसके असरात मनफी मुरतब होंगे कि नहीं होंगे? खुद लुलु माल जो है, लुलु माल वालों ने, ऐसा मेरी खबर है कि भाई उन्होंने बहुत सी जगहों पर खोलने के लिए कहा था कि हम इलाहाबाद में खोलेंगे, हम जो है मेरठ में खोलेंगे, कानपुर में खोलेंगे माल, लेकिन वो बेचारे पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि भैया कोई फायदा नहीं है, ये तो बस खुल करके अब इसको निभाना है। लेकिन नहीं, मैं उसमें एक चीज और देख रहा था, जिस तरह से चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी जी ने बयान दिया, ऐसा लगा कि उन हार्डलाइन तत्वों से ये खुद भी परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि ये बहुत इशू को बहुत आगे मत बढ़ाओ, ये मत बढ़ाओ, क्योंकि उनके स्टेट में तो इन्वेस्टमेंट आया है। मतलब मैं इस बात को कह रहा हूं कि ऐसा लगा कि ये योगी आदित्यनाथ खुद परेशान हो गए। नहीं, क्या हुआ यार, ये तो इतना सब होना नहीं चाहिए था। तो
मुश्किल वही है कि जो पौधा आप खुद लगाते हैं, आग खुद अपने आप लगाते हैं, और जब आग भड़कने लगती है तो आप कहते हैं हमारा तो प्रोग्राम ये था ही नहीं। हाँ, तुम मैंने न शेमन के जलने पे तो हंसते हो, मुमकिन है कोई शोला रुख अपना बदल जाए। नहीं, ये खतरा तो लाख हुआ। जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात कही है, आपने पूछा, वो यही है ना कि एक मैसेज गया दुनिया के पैमाने पर कि यहाँ पर अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कारोबार करते हैं और अपनी पूंजी लगाते हैं, तो इस बात के खतरात हैं कि वहां पर हालात इस तरह के नहीं है कि हम लगाएं। नतीजा हुआ कि अगर 10-20 इन्वेस्टर भी इसके उसमें आ गए, या लुलू ने खुद अपने माल जो बहुत जगहों पर खोलने की बात कही थी वो नहीं खोलता यूपी के अंदर, तो नुकसान मईशत का होगा कि नहीं? मैं आपको बताऊं, और ये जो पिछले दिनों एलन मस्क वाला मामला आया था ट्विटर खरीदने का, वो एक कार की फैक्ट्री चाइना में लगा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैं इंडिया नहीं आऊंगा जी, मैं यहाँ लगाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ एक अजीब मुसीबत काम शुरू करने से पहले होती है। और बहुत लोग अब से पहले इन्वेस्टमेंट करने वाले वापस चले गए इसी चक्कर में कि तुम कभी ईडी को भेज देते हो, कभी उसको भेज देते हो, कभी उसको भेज देते हो, हम बिजनेस करें या इनसे उलझते रहें जी। तो ये मुल्क के माहौल को और ज्यादा, देखिए इन्वेस्टमेंट आना जो है वो अच्छी चीज इसलिए है कि उससे कारोबार चलता है, रोजगार चलता है, लोगों को कुछ ना कुछ आगे, मुल्क के आगे बढ़ने का इम्कान बढ़ते हैं। अगर आप उसी को काट दोगे किसी भी वजह से, वो तो अपने आप अपना जिस्म का हिस्सा काट। आप सही कह रहे हैं। रघुराजन का बयान जो है वो बहुत मुस्बत बयान इस मामले में है। उन्होंने बात जो कही है उसको बहुत पॉजिटिव लेना चाहिए और उससे इनको सबक लेना चाहिए, इसलिए कि रघुराजन का बयान भी काफी मायने रखता है। इस एक मैसेज जा रहा है ना कि मुल्क में क्या चल रहा है, और साबिक गवर्नर जो रिजर्व बैंक का है वो इस तरह की बात कर रहा है, तो वो बयान बहुत उनका है। एक चीज और बताऊं अपने दर्शकों को कि ये जो नमाज पढ़ने वाली बात सामने आई, मैं पहली बार यूरोप में, एक बार मैंने मैनचेस्टर में देखा एयरपोर्ट पर कि वो प्रेयर रूम, मैं भी गया तो वहां पता चला कि लोग नमाज पढ़ते हैं जी। पूरे यूरोप में, अमेरिका में बहुत से पब्लिक प्लेसेस पर, लंदन में यूनिवर्सिटी में मैंने देखा कि वहां बाकायदा प्रेयर रूम है। वो बनाया तो इसलिए है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग कोई भी अपने मज़हब की जो है वो पूजा या जो भी आपको वर्शिप करनी है उसको करें, लेकिन उसका आमतौर पर इस्तेमाल मुसलमान ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मुसलमानों में 5 टाइम की नमाज की ताकीद है और बहुत लोग बड़ी पाबंदी से पढ़ते हैं। वहाँ मजहब को प्रमोट इसलिए किया जाता है, जो मैं समझाऊं, पादरियों को, मौलवी को, मुल्ला को वीज़ा आसानी से मिलती है कि ये मजहब की बात जाके फैलाएगा तो कम से कम हमारे यहाँ क्राइम कम होगा जी। यानी मजहब की तरफ रुझान से सोसाइटी बेहतर होती है, खराब नहीं होती। यहाँ नहीं, यहाँ तो नेगेटिव माहौल है ना। उस नेगेटिव माहौल को नेगेटिव से नेगेटिव बनाने में हमारा मीडिया जो है वो पूरा रोल अदा कर रहा है और मुनाफरत फैला रहा है। यहाँ पर इतने फ्रिवलेस इश्यूज को उठाते हैं, मसलन ये कि पता नहीं आपकी नज़र से वो खबर गुजरी कि नहीं। मैं आपको बताऊं कि सुल्तानपुर में एक जगह पे एक आदमी ने कार्ड छपवाया, एक दलित था, उसने कार्ड छपवाया। उस कार्ड पे शादी का कार्ड, शादी थी, शादी के कार्ड पे बैक पे उसने अंबेडकर का एक मैसेज छपवा दिया। अंबेडकर ने जब बुद्धिज्म को कबूल किया था, कुछ इस तरह का मैसेज था, तो उसने उस पर छपवा दिया। नतीजा ये हुआ कि शादी के दूसरे या तीसरे दिन जो है ही वाज अरेस्टेड। अच्छा, उसको बाकायदा जो किसी ने कंप्लेंट किया, ये भारतीय जनता पार्टी के जो एक्टिविस्ट हैं, जो भक्त हैं, तो फेनेटिक्स जो हैं, इन्होंने कंप्लेंट किया और उसके बाद थाने में घुस जाते हैं, चढ़ जाते हैं। दरोगा डरता है कि मुझे थप्पड़ मार दे, मारा है इन लोगों ने थाने में घुस करके, तो उसको बाकायदा अरेस्ट किया गया और वो उसकी जमानत नहीं, तो जेल गया। बताइए और तो और अम्बेडकर के कोटेशन को छापने, वो अम्बेडकर कोटेशन को, तो दलित के साथ भी ये हाल किया है। जी। ये तो मनीवादी संविधान नाफिज करने की तरफ जा रहे हैं ना। और सुनिए, अब रद्दी है, रद्दी बिकती है, रद्दी के यहाँ से लोग अपना रद्दी खरीद के लाते हैं, उसमें सामान लपेट के देते रहते हैं। अब उसमें खाने काबा भी बना हुआ है, उसमें ईसा मसीह का भी फोटो बना हुआ है, उसमें कुछ भी बना हुआ है, उसमें अब मालूम हुआ कि वो रद्दी, उसने तो रद्दी ली थी और अपना
बेच रहा था वो मेरठ में, हाँ। संभल में, जी, जी। संभल में, तो उसमें वो चिकन लपेट करके वो दुकान पर रखा हुआ था, चिकन वो दे रहा था, हाँ। चिकन दे दिया। हाँ। अब जब चिकन दे दिया तो वो उसमें के हनुमान जी थे, वो लपेट उठे थे। हाँ। बस वो भक्त ने हंगामा कर दिया, FIR किया, और पुलिस पहुंची, अरेस्ट हुआ, जेल गया भाई। जी 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 जी। कमाल तो ये है कि हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं इन्होंने कि अब पहली फुर्सत में कोई जमानत नहीं देता इस तरह के मामलात में। सेम दफा लगी हुई है काजी साहब, सेम दफा, आम आदमी की जमानत में करवा दूंगा, लेकिन आपके खिलाफ लग जाए ना, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं या किसी वैसे के खिलाफ कुछ इस तरह से जो सोशल और पॉलिटिकल मामला हो, उसकी जमानत नहीं हो पाएगी। पहली फुर्सत में मजिस्ट्रेट कहता है अंदर जाओ भैया। और सुनिए, ये कहां से बात है? जज भी डरे हुए हैं। नहीं, हालात, अरे जस्टिस पारदीवाला जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनका बयान पिछले 10-15 दिन पहले जो आया था, उन्होंने दिया था पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, कहीं बोल रहे थे, तो उन्होंने मीडिया पे तनकीद की और जबरदस्त तनकीद की, और कहा कि मीडिया को अपना रवैया करना चाहिए, बहुत जबरदस्त रखने की। लेकिन उन्होंने जो बात कही उसके आगे वो मैं कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मीडिया जो है उसके जो माहौल पैदा करता है, उसके असरात कहीं न कहीं ज़हन पर मुरतब होते हैं, वो जुडिशियल फंक्शनिंग में भी होते हैं। ये उनके अल्फाज में नहीं रिपोर्ट पढ़ पा रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि असरात ज़हनों पर मुरतब होते हैं तो जुडिशियल प्रोसेस में भी वो मुरतब होते हैं। तो इसलिए अगर कोई अभी फैसला देना चाहे इस तरह की, तो वो भी डरता है। अच्छा, असरात मुरतब होने पे मुझे एक बात याद आ गई। कुछ केसेस में जिसमें एजेंसियां जबरदस्ती बेगुनाहों को फंसाती हैं जी, और मैं कह रहा हूं बाकायदा प्रूफ के तौर पर, बहुत अदालतों ने ये बात लिखी है कि गलत फंसाया है, बेगुनाह को फंसाया है, इसलिए इसे कहने में कोई बुराई नहीं है। उसमें जिस दिन जज के सामने वो फाइल आने वाली है, उसी दिन कोई खबर लीक कराएंगे मीडिया में जी, ताकि वो जज जब अखबार पढ़ के आए तो वो फिर हमारी तरह से काम करे। जी। तो ये मीडिया को एक तरह से एजेंसियां इस तरह से जुडिशरी को इस्तेमाल वो करती हैं। साहब देखिए, जुडिशरी में हो कहीं पर हो, इंसानी तो है ना। हाँ बिल्कुल। इंसान, पारदीवाला ने जो बात कही थी कि भाई इंसानी ज़हन उस पर असर पड़ता है, तो जज भी तो इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपने कहा कि वो स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है, कोई इस तरह का मैटर आने वाला है तो उस तरह की खबर करके, अच्छा ये तो जो चाहे खबरें जो है उसको बात का बतंगड़ बना करके। कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो बाकायदा उनके पेरोल पे होते हैं या इन्फ्लुएंस्ड होते हैं या जो भी एक तरीका हो, क्योंकि मैंने भी बहुत लंबे अरसे से पत्रकारिता की है, मैं बहुत सी चीज़ों को अंदर से जानता हूं और बहुत सी चीज़ें किस्तों में थोड़ी थोड़ी करके बताता भी हूं। सारी बातें नहीं बताता, मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं, कभी कभी छोटी छोटी कुछ चीज़ें मैं आपको जो बताता रहता हूं वो आपको सोचने समझने के लिए कुछ चीज़ें मैं छोड़ देता हूं। लेकिन हकीकत ये है कि जजों को इन्फ्लुएंस करने के लिए मीडिया का मिसयूज एजेंसियों के जरिए बहुत बार किया जाता है। ये बहुत ही अहम बात है। अच्छा, हमारे पास वक्त खत्म होने वाला है। इस सिचुएशन में आम लोग क्या करें? क्या कोई नॉर्मल हालात की वापसी के कोई इम्कान लगते हैं आपको? नहीं, मैं तो चीज़ों को मुस्बत अंदाज में लेता हूँ। मेरा मानना ये है कि बहरहाल कहीं न कहीं से कोई रास्ता निकलेगा। हालात ख़राब हैं, ख़राबतर होते जा रहे हैं। ऐसा भी मैं कह सकता हूँ कि फ़िलहाल मुझे अच्छे आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल मैं यही कहूँगा समेट करके कि मेरे वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये नाउम्मीद नहीं, लाख कोशिश कर लें, लाख कोशिश कर लेंगे, हमारी जमहूरियत बाकी रहेगी और हिंदुस्तान अपनी जगह पर एक सेकुलर मुल्क बन करके ही रहेगा। हिंदू राष्ट्र ये बनाने का जो ख्वाब देख रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा जिस तरह से वो चाहते हैं। बकिया तो जो अक्सरियत है, अक्सरियत का कल्चर प्रिवेल करता है, तो डी फैक्टो मैं कभी कभी बोलता हूँ। अच्छा, आखिर में छोटा सा डी फैक्टो इंडिया हिंदू राष्ट्र डी फैक्टो। हाँ बिल्कुल। आखिर में एक छोटा सा मुख्तसर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो एक बिहार के एक पुलिस ऑफिसर का पिछले दिनों बयान आया था जिसमें RSS और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को एक ही तरह से देखने की बात की थी। कुछ लोगों की
ऐसी राय है जी। और कुछ लोगों की इस राय के पीछे सबूत भी है कि कुछ मुस्लिम लीडर्स या बनाए गए लीडर्स या प्रोजेक्टेड लीडर्स वो आरएसएस के लिए काम करते हैं। उनको हमारे यहाँ एक गेस्ट हैं, उन्हें मुसंगी कहते हैं, यानी मुसलमान जो संघ के लिए काम करते हैं। आपको क्या पीएफआई के बारे में क्या आपकी क्या नहीं, पीएफआई एक तंजीम है और भाई पीएफआई अगर के खिलाफ अगर कोई इनके पास प्रूफ है तो उसके लिए उसको जाहिर चीज़ सरकार को पूरा अख्तियार है उसके खिलाफ एक्शन लेने का। लेकिन अभी तक नहीं लिया। लेकिन नहीं, पुलिस अफसर के बयान के बाद भी पुलिस अफसर ने कहा कि इनके यहाँ ट्रेनिंग होती है। हमारे पुलिस अफसर ने तो एसपी ने ये कहा ना उसके साथ साथ कि आरएसएस की तरह ट्रेनिंग होती है। बस ये जुमला जो था उसने उस पर हंगामा हो गया। नहीं, उससे उस आरएसएस की तरह कहने पर कुछ लोगों ने उसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि आरएसएस के ही तालमेल से पीएफआई करती है। तो अब वो तो जांच का विषय है, लेकिन ये कि उस बेचारे एसएसपी की मुसीबत आ गई। उसको जो है वहां से उसके खिलाफ जवाब तलब होगा कि आपने कैसे कह दिया। आरएसएस अलग है, पीएफआई अलग है, उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन तुम अगर अपने यहाँ अगर तुम ट्रेनिंग देते हो, ट्रेनिंग का मतलब लठ दंड नेकर पहना के सिखाते हो, ट्रेनिंग करते हो, तो अगर पीएफआई वाले करते हैं तो क्या गलत है? मैं इतना जरूर कहूंगा, अगर पीएफआई वाले करते हैं तो क्या गलत है? लेकिन देखिए उन्होंने तो 1 मिनट के अंदर फुलवारी शरीफ में क्या उन्होंने वो किया कि उसके बाद उसका तार उन्होंने जोड़ दिया, आईएसआई से जोड़ दिया, आईएसआईएस से जोड़ दिया, और पीएफआई तो थी उसका सिमी से जोड़ दिया, उसका जो है वो जितने भी जब तो दावा से जोड़ दिया। इनके पास तो इतने नाम मौजूद हैं, मुझे नहीं याद नहीं जिनका जमीन पर कहीं कोई ग्राउंड पे कोई है ही नहीं। कहीं कोई वो आपको याद है? कहीं कोई ग्राउंड नहीं, आप भूल चुके हैं। आपको याद है इंडियन मुजाहिदीन एक लफ्ज आया था, जी। वो कितना चला, कितने लोगों को फंसाया। और जैसे ही पार्लियामेंट में सवाल किया गया कि भाई एड्रेस बताओ, उसका नाम बताओ कौन है, उसके बाद जीरो हो गई। अच्छा, अब पता नहीं कहां। और अब एक नया चोशा है जिसमें कुछ आम बेचारे अनपढ़ जाहिल किस्म के मुसलमानों को जज्बाती तौर पर जोड़ दिया जाता है। ग़ज़वा हिंद एक लफ्ज है, तो वो क्या एजेंसियां टर्मिनोलॉजी बनाती हैं। ग़ज़वा हिंद लफ्ज़ जिहाद तो पहले चल ही रहा था। और क्या कहते हैं इस तरह की बातें करते हैं कि 2047 तक पीएफआई कहता कि मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। पता नहीं कहाँ से बातें करते हैं और कैसे लोगों को इस बात का यकीन आता है। और जो लोग खुल के हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं वो बात उन्हें समझ में नहीं आती। जो कोई कान में कहता है, अगर किसी ने कहा, मैं तो कानी साहब बड़ी सिंपल बात करता हूँ कि हमारे जो हिंदू भाई हैं उनको समझना चाहिए। उन हिंदू भाई की बात कर रहा हूँ जिनकी अक्ल इससे मुतासिर हो रही है, लेकिन हालांकि बड़े तो उससे हट करके हैं, वो सोचते हैं कि क्या हो रहा है। हिंदू भाई दुखी हैं कि क्या हो रहा है। मैं उनकी बात करता हूँ जो इसकी रौ में बह रहे हैं कि वो सोचें कि अगर इन्होंने हिंदू राष्ट्र इसको डिक्लेयर कर दिया ऑफिशियली, ताकत है इनके पास, अक्सरियत है, उसको हिंदू राष्ट्र का ऐलान कर दें, तो हिंदू राष्ट्र का ऐलान करने के बाद वो कौन सी नई बात है जो यहाँ करेंगे? नया कौन सा? सारे पुलिस स्टेशन में मंदिर बने हुए हैं, सारे ब्लॉक में मंदिर बने हुए हैं, सारे भवन के इसके उद्घाटन जो है हिंदू नृत्य तमाश से हो रहे हैं। और इस बार तो नमाज आपने, राष्ट्रपति के आने पर भी वो पूजा वगैरह नमाज आप नहीं पढ़ने देंगे, न ढाबे में पढ़ने देंगे, न वहां पढ़ने देंगे। कल को मुझे लगता है कोई सड़क के किनारे पड़ेगा, हाईवे के ऊपर, तो वहां भी खड़े हो जाएंगे, हनुमान चालीसा करने के लिए पकड़ने लगेंगे, बंद करवाने लगेंगे। लेकिन ये कि आप तो माफ कीजिएगा, मैं पता ट्रेन में जा रहा था तो वहां सुबह को भजन वो सुना रहे थे, जो म्यूजिक लगा देते हैं सुबह सवेरे 6 बजे, तो उसमें भजन चल रहा था। भाई ये क्या है? तो आखिर हिंदू राष्ट्र बनने के बाद आप क्या करेंगे? क्या गोली मरवाएंगे? 21 आदमी को गोली मरवाई थी फूलन देवी ने खड़ा करके, आप कितने लोगों को आर्मी से लगा के गोली मरवाएंगे? अच्छा, अगर आपने 1 लाख लोगों को मरवा दिया, जो आप नहीं कर सकते, 10,000 को नहीं कर सकते, 1000 को नहीं कर सकते कि खड़ा करवा के गोली मरवाएं। किसी बहाने से अगर 10-20 हजार को गोली मरवा भी दिया, 1 लाख को मरवा दिया, तो 19 करोड़ 99 लाख तो मौजूद है। मतलब क्या आप करेंगे भाई? ये समझने की बात है। तो जज्बाती बात है, जज्बाती नारा है। उसी नारे में नारे में बहका करके लोगों को वोट लेना चाहते हैं। वोट की सियासत है, लेकिन ये गंदी सियासत है। इस गंदी सियासत का खात्मा भी होना चाहिए, और खात्मा होगा, और यही हिंदू भाई करेंगे। लड़ रहे हैं हिंदू भाई। बिल्कुल। रघुराजन का बयान मामूली बयान नहीं
अगर आप देखें बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया ZK फैज़ान साहब, आपने अच्छी क्लोजिंग अपनी बात पूरी रख दी, इसलिए मैं इसमें आगे कुछ और ऐड नहीं करना चाहूँगा। मुल्क से उम्मीद है, लोगों से उम्मीद है, और उन्हीं हिंदू भाइयों से उम्मीद है कि मुल्क को फिर से सही रास्ते पर लेकर के आएंगे, जिनका विश्वास आज भी सेकुलरिज्म पर और धर्मनिरपेक्ष संविधान पर है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।